नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कोरोना बरपा रहा है लगातार कहर। वैक्सीन से पहले मास्क और डिस्टेंस को ही समझे दवा। सावधानी हटते ही भुगतेगा पूरा शहर। 1.5 साल तक बंधक बनाकर दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को नहीं मिला न्याय। बेखौफ घूम रहा है आरोपी। एसपी की शरण में पहुंचा परिवार। दूध मुंहे बच्चे को छीनकर मां को घर से निकाला। ससुराल वालों और पति से इंसाफ दिलाने के लिए दर-बदर भटक रही है पीड़िता। और गुलाबबाग का सुसाइड नोट पढ़कर गमगीन हुई लैक्सिटी। खूब कोसा निगम को गलती सुधारने पर डाला जोर। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की मार की। उदयपुर जिले में कोविड के संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। मंगलवार को भी जिले में कोरोना ने शतक मारा है। 102 मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने से एक बार फिर चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि अब तक 3600 ऊपर तक कोरोना संक्रमितों के मामले आए हैं, जिसमें से 471 एक्टिव केस हैं और 3189 सही हो चुके हैं। अब तक जिले में कोविड से 44 मौत हो चुकी है। डॉक्टर खराड़ी ने सभी से अपील की है कि जिले में अब कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी को अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है। जब तक वैक्सीन नहीं आए तब तक मास्क को ही दवाई समझें और सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए इस चैन को तोड़ें। इस जंग से जीतने के लिए विभाग की ओर से कई जगह कोविड सेंटर बनाए गए हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, बस किसी भी तरह के सिम्टम्स होने पर डॉक्टर को जरूर बताएं। आज हमारे उदयपुर में 102 पॉजिटिव कोरोना पाए गए हैं। इस तरह से हमारा फिगर 3694 हो चुका अब तक। लेकिन अगर एक्टिव केस की बात करें तो 471 हैं और जो क्योर हो चुके हैं वो 3179 हैं। डेथ अब तक 44 हो चुकी है कोविड से। उससे उदयपुर ज़िले की, अदर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा मैं। और जिस तरह से कोरोना केस बढ़ रहे हैं, मैं बार बार निवेदन यही रहेगा आम नागरिक से और सभी से, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और मास्क लगाएं। और मास्क को ही एक बेस्ट वैक्सीन के रूप में अपन ले सकते हैं। बहुत सारे लोग मास्क लगा के नाक ऐसे खुला छोड़ देते हैं, ये गलत है। बहुत सारे मास्क लगा के यूँ कर देते हैं, गलत बात है। बहुत सारे बात करते हुए मास्क खोल देते हैं, ये और ज़्यादा गलत बात है। बोलते हुए मास्क लगाना ज़रूरी है। तो इस तरह से बिहेव हम खुद ही करें कि मैं किसी तरह से संक्रमित नहीं हूँ, और अगर मेरे अंदर कोई वायरस हुआ तो मेरे से दूसरा संक्रमित नहीं हो। जो हमारे पॉजिटिव केस जिनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, जो जिनके घर में जगह है, वो अपने घर में आइसोलेट रहें। हो सकता है हमारी सुबह पॉजिटिव आ गया और हमारी टीम पहुँचने में शाम भी हो गई हो। नंबर ऑफ केसेस बढ़ने से थोड़ा डिले हो भी सकता है, क्योंकि RT-PCR जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से जैसे ही रिजल्ट आता है उसके मोबाइल में मैसेज नेगेटिव या पॉजिटिव चला जाता है। तो वो मैसेज रात को भी जाता है, तो टीम हो सकता है सुबह तक पहुँचे, दोपहर तक पहुँचे। तो सभी से निवेदन है कि जो एसिम्टोमेटिक, माइल्ड सिम्टोमेटिक है, घबराए नहीं, आराम से रहे, हमारी टीम कॉन्टैक्ट कर लेगी। और जो मॉडरेट सिम्टोमेटिक है, जिनको सांस में तकलीफ है, वहाँ हमारी एम्बुलेंस 24 घंटे रात में भी तुरंत पहुँच जाएगी, उनको तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट कर लिया जाएगा। ऐसा हम कर भी रहे हैं। जो भी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था है, ESIC हॉस्पिटल जो RNT मेडिकल कॉलेज रन कर रहा है, MBGH, और अभी हाल ही सेक्टर सैटेलाइट 6 हॉस्पिटल, उसको भी कोरोना के लिए अधिकृत किया है। वहाँ पे कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट रहेंगे, और जो दूसरे मरीज़ हैं उनको नॉर्मल जो सेवाएं हैं वो महाराणा प्रताप में दी जाएगी। सर, निगम के प्रतिनिधियों को किस तरह से काम में लिया जा सकता है? निगम के प्रतिनिधि के माध्यम से कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी, उसमें एक निगरानी दल बना है। उसमें पार्षद साहब भी हैं, बीट कांस्टेबल भी है, तो हमारा मेडिकल का वो भी है। तो जो भी पॉजिटिव हैं उस वार्ड में, जो भी पॉजिटिव जिस घर के आगे स्टिकर चिपका है, तो वो लोग बाहर नहीं निकले। कहीं कि हमको भी कंप्लेंट मिलती है पॉजिटिव बाहर निकल गया। अब हर घर के आगे कोई पुलिसकर्मी खड़ा करने से उतरे, तो लोगों को खुद को ही समझना है और हम सबको मिल के इस लड़े लड़ने। सर, उनका कहना है कि हमारे को किसी प्रकार की सूचना ही नहीं होती है। उनको सूचना, जिस तरह से मीडिया में जो सूचना जा रही है, हमारे पास जो भी सूचना आती है, मेरे हाथों से ही सब मीडिया को तुरंत सूचित कर दिया जाता है। अब एक एक को करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेज इतने हैं, और हमारी मेडिकल टीम जो काम करती है, जो
एक एक को कॉल करना और जो कैटेगराइज करना और उनको समझाना, उसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी सबको सूचना पहुँचे। मैं तुम्हारी स्मृतियों से विदा ले चुका था, तुमने मुक्त कर दिया था मुझे, लेकिन तुम पूरे के पूरे मेरे पास हो, पहले से कहीं ज्यादा। मेरी स्मृतियों के घोंसलों पर सबसे पहला दर्जा तुम्हारा है। शायद ऐसा ही कुछ सोचा होगा गुलाब बाग ने जब उदयपुर न्यूज ने उसका दर्द जनता तक पहुंचाया था। जी हाँ, अंतर्मन को झकझोर कर रख देने वाला गुलाब बाग का सुसाइड नोट हमें मिला, जिसे हमने शहरवासियों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास भी किया। निगम की भेंट चढ़ चुका गुलाब बाग खून के आंसू रोने पर मजबूर है। अब इसे निगम की लापरवाही कहें या व्यक्तिगत हित, यह भी समझ में नहीं आ रहा। गुलाब बाग से निकलते वक्त रोड किनारे प्यासा लटका एक परिंदा रुंधाए स्वरों में बोल पड़ा कि निगम के जिम्मेदारों को बोल देना, मुक्त कर देना बहुत आसान है साहब, संभाल कर रखना बहुत मुश्किल। खैर, यह सब दिल को छूने वाली, मन को झकझोरने वाली और दिल की गहराइयों में उतरने वाली बातें उन लोगों के काम की नहीं जो जिंदगी में सिर्फ प्रैक्टिकल है। एशिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बाग, जिसकी कल्पना राजा महाराजाओं ने नगरवासियों के लिए की थी, वह खुद आज अपना सुसाइड नोट लिखेगा, ये कभी सोचा भी नहीं था। आप भी सोचिए, गुलाब बाग को भी कितनी तकलीफ हुई होगी जब उसके स्वच्छंद बगीचों को तानियों में जकड़ा जा रहा होगा, जब कमल तलाई का टाइल से गला दबाया जा रहा होगा। वो चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा और जाते जाते नगरवासियों को आवाज भी दे रहा होगा, लेकिन उसकी चीखें दबा दी गई। गुलाब बाग के ड्रेनेज सिस्टम के साथ कई औषधियों वाले बगीचे भी उजाड़ दिए गए। प्रकृति की गोद में बसा उदयपुर अपनी अनुपम सुंदरता के कारण ही देश विदेश में अपनी पहचान रखता है, और अब नगर निगम यहाँ की हरियाली से भी खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहा। गुलाब बाग का सुसाइड नोट पढ़कर शहरवासियों की आंखों में भी आंसू के सिवाय कुछ नहीं था। मंगलवार को कई शहरवासियों ने उदयपुर न्यूज टीम से संपर्क किया और गुलाब बाग की पीड़ा सामने लाने के लिए धन्यवाद देते हुए यही कहा कि आओ मिलकर संजोए अपनी धरोहर पुरानी, जो है हमारे स्वर्णिम इतिहास की जीती जागती निशानी। आज उदयपुर की जनता गुलाब बाग की दुर्दशा देख के बहुत ही व्यथित है, और ये किसी को कह भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते, ऐसी व्यथा है। शहर विधायक के सानिध्य में पनप रही नगर निगम अपना आधिपत्य जमा रही है। जो प्रॉपर्टी पीडब्ल्यूडी के पास हुआ करती थी, उसको राज्य सरकार के माध्यम से इन्होंने अपने अधीन लिया नगर निगम ने, और उसकी दुर्दशा का ठेका ले लिया उन्होंने। अब स्थिति ऐसी है कि उसका निजीकरण किया जा रहा है पूर्ण रूप से। जब कभी हम छोटे थे तो घूमने के लिए गुलाब बाग जाया करते थे, कि ऑक्सीजन स्पॉट था वो और एक ऑक्सीजन हब था। आज गुलाब बाग की दुर्दशा ऐसी हो चुकी है कि उनको निजीकरण के नाम पे अलग अलग तानियाँ, चारों तरफ बाउंड्री बना दी गई है, उनके जालियाँ लगा दी गई है, उनकी छोटी छोटी वाटिकाओं में बांट दिया गया है, और बड़े बड़े उद्योगों को एक गोद प्रथा के नाम पे उनको बेचान किया जा रहा है, एक तरह से कह सकते हैं। और वर्तमान में वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना ख़राब है कि गुलाब बाग की पूरी घास खत्म हो चुकी है। वहाँ का रख रखाव जो नगर निगम की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उसको नरक निगम के माध्यम से, मतलब एक तरह से उनका जैसा नरक, उनका कार्यकाल जैसा चल रहा है, उसी तरह उन्होंने गुलाब बाग जो अपने आप में एक प्रसिद्ध शहर में एक स्थान हुआ करता था, उसका उन्होंने नारकीकरण कर दिया है। उसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम खराब होने से वहाँ की घास खत्म हो चुकी है, और आज उदयपुर के अंदर इतना प्यारा स्थान अपनी मूल भूमि से, स्थान से अपनी नाम को खो रहा है। मैं चाहूँगा उदयपुर वासियों से सब निवेदन करता चाहूँगा, आप पत्रकार परिवारों के माध्यम से, कि आप इस मुहिम को उठाएं। जनता आपके साथ रहेगी, लेकिन ये नगर निगम जो ये तानाशाही कर रहा है, इसके विरोध में हम सबको खुल के आना चाहिए। सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि गुलाब बाग और विभिन्न पार्कों की समस्या आप उठा रहे हैं उदयपुर शहर में। उदयपुर न्यूज़ टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। शहर की आत्मा कहा जाने वाला गुलाब बाग, चांदपोल, जगदीश चौक, मंडी से लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे अपने परिवार के साथ आते थे। बारिश में नगर निगम के निकम्मेपन की पोल खुली है। जगह जगह जल भराव से वॉकिंग ट्रैक जो हैं, जोगर्स लोग हैं, वो बहुत परेशानी और दुविधा में हैं। कमल तलाई की आपने स्थिति देख लीजिए, वहाँ पे जल प्लावन की स्थिति है। अब ये वहाँ पे पेड़, हरे भरे पेड़ काट के कहीं सुलभ शौचालय बना रहे हैं। बाहर पानी की निकासी नहीं है, रोड का लेवल ऊपर कर दिया। सिर्फ बारिश के समय में इनके समिति अध्यक्ष वहाँ जाके फावड़े से पानी निकालने के, सिर्फ फ़ोटो टूरिज़्म जो किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, वो उदयपुर की जनता देख रही है। जनता के हितों पे कुठाराघात। और सिर्फ गुलाब बाग की बात नहीं है, आपने पार्कों को उजाड़ने का ठेका ले लिया उदयपुर में।
नगर निगम के बाहर पार्किंग के ऊपर जो आपने गार्डन को उजाड़ा है, कोर्ट में स्टे लगा हुआ है। आपकी हठधर्मिता देखिए, आपको बिल्कुल भी शर्म और लज्जा नहीं है कि वहाँ बच्चे खेलते थे, वहाँ पे उनके झूले लगे हुए थे, वो आपने दो मिनट भी नहीं लगे उजाड़ने में, आप मंदिर हटाने के फरमान जारी कर देते हो। नगर निगम से उदयपुर में नगर निगम का इकबाल ख़त्म हो चुका है, जनता परेशान है और उनके बड़े नेता जो नगर निगम की बैठकों में जाते हैं, मेवाड़ के बड़े नेता, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, उदयपुर की जनता बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, अब अत्याचार बंद करो मेरे मालिक। मेरा नाम हरीश पालीवाल है और मैं पाला गणेश जी मंदिर पर रहता हूँ और गुलाबबाग और मेरे बीच में आई कांटेक्ट है, 50 कदम की दूरी है। जिस गुलाबबाग को देखकर मैंने अपना बचपन, शैशव अवस्था से लेकर बचपन, युवा अवस्था और आज अधेड़ तक का जो सफ़र तय किया है, उस गुलाबबाग में और आज गुलाबबाग में बहुत फ़र्क है। तत्कालीन गुलाबबाग जो था वो इतना हरा भरा था, कीकर, जामुन, आम और दुनिया भर की जड़ी बूटियों से आच्छादित था, जहाँ पे पशु पक्षी, वाइल्ड लाइफ और इतनी सारी प्रजातियाँ वहाँ थी जिनको देखने के लिए न केवल राजस्थान बल्कि भारत और स्वदेश और विदेशों से लोग आते थे और वहाँ पर रिसर्च होते थे। लेकिन पिछले 20-22 सालों में लगातार उसमें व्यावसायिक गतिविधियां होती रही। पहले आर्य समाज मंदिर को दिया, उसके बाद अंदर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू की, फिर किसी एक आदेश के तहत वहां पर बैरिकेड लगाए गए, बच्चों की ट्रेन वहां पर रोक दी गई और उसके बाद लगातार गुलाबबाग का हास जो हुआ है, लगता है जैसे वो आत्महत्या कर रहा है। जो शुद्ध हवा, ऑक्सीजन का प्राणदाता गुलाबबाग कहा जाता था, वो आज मृत प्राय सा हो गया है। अब वहाँ पर तत्कालीन कुछ तथाकथित लोग जो हैं, उनके अय्याशी का अड्डा कह दें या नशाखोरी का अड्डा कह दें या व्यभिचार का अड्डा कह दें, वो रह गया है। और बच्ची कुची जो कोशिशें थी वो सरकार ने अपनी बिना दूरदर्शिता के सोच कर वहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू कर दी। वहाँ से जंतुआलय था वो शिफ्ट कर दिया है वहाँ पे। अब लोग स्वेच्छा से घूमने जाने में घबराते हैं। जिस गुलाबबाग की कल्पना करने के बाद महाराणा उन्हें बनाया था, वो गुलाबबाग आज नहीं रहा है। व्यावसायिक गतिविधियों के चलते वो आत्महत्या का शिकार हो गया, मृत प्राय हो गया। अब वहाँ पर देखने को न जामुन मिलते हैं, न आम मिलते हैं, न कीकर मिलते हैं और न ही खेलने के कोई संसाधन मिलते हैं। तो मेरा ये है कि शहर के जिम्मेदार लोग जो हैं वो इसको गंभीरता से सोचें, उसको एक इतना खुला स्पेस बनाएं जहाँ शुद्ध ऑक्सीजन मिले। शहर का जो हर वर्ग का, महिला, पुरुष, आदमी, वृद्धा वहाँ भ्रमण करने आए तो उनको ये लगे कि हाँ, ऐसे कोरोना पीरियड में वो एक जगह है जहाँ हम घूमकर शुद्ध हवा ले सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं और ये वो परिसर है जिससे हमारा शहर एक आच्छादित, सुगंधित और खुशबूनुमा हो, जिस पर आकर हम स्वस्थ महसूस कर सके और हमारे परिवार को हम स्वस्थ महसूस कर सकें। सर, आज गुलाबबाग को देखकर ऐसा लगता है कि मतलब उसमें जाएं तो कैसे जाएं। दुनिया भर की पार्किंग उसमें बनी हुई है, दुनिया भर के ऑफिसेज वहाँ बने हुए हैं, दुनिया भर की गतिविधियाँ वहाँ हो रही है और उसके चलते वहाँ पर अपराधी तत्व पनप रहा है। वहाँ पर दुष्कर्म या छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही है। और हम जिस गुलाबबाग की कल्पना करके वहाँ जाते थे, जब हमको वहाँ पर मतलब कोई फल सीजन का हमने ऐसा नहीं था जो हमने वहाँ नहीं खाया, कोई बीमारी ऐसी थी उसकी जड़ी बूटी हमने वहाँ नहीं मिली और सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट का शुद्धिकरण इस बात से था कि वहाँ पर हर प्रजाति का बर्ड हमको देखने को मिलता था, हर प्रजाति का बर्ड, जो आज की तारीख में हमको देखने को नहीं मिलता है। सरकार और प्रशासन और नगर निकाय इसको गंभीरता से ले और इसको पुनः उसे मूल स्वरूप में लाए और ये हमारे शुद्ध वायु का प्राणदाता बने, जिसका नाम गुलाबबाग है। परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट और सुदीपम फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा मंगलवार को महाराणा भोपाल हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड में और एसएसबी विंग फर्स्ट फ्लोर के कैंसर पीड़ितों को गुलाब के फूल, फल व ग्रीटिंग कार्ड्स आदि वितरित किए गए। कैंसर डिपार्टमेंट के डॉक्टर नरेंद्र राठौर ने बताया कि इस दिन को कैंसर पीड़ितों में मनोबल बढ़ाने और उनके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जगाने की एक छोटी सी कोशिश के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन लोगों को कैंसर के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक करके भी मनाया जाता है। परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट की श्रीमती जया कुचरू ने बताया कि कैंसर पीड़ितों को गुलाब देकर उन्हें ये महसूस कराने की कोशिश की गई कि उनकी जिंदगी फिर से गुलाब जैसी महक और खिल सकती है और वे एक सकारात्मक सोच के साथ कैंसर की इस लड़ाई में जीत हासिल कर सकते हैं। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में अपहरण कर 1.5 वर्ष तक मारपीट और दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुखेर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ हुए दुष्कर्म के बाद बार बार न्याय के लिए सुखेर थाने में चक्कर लगाकर अपनी एरिया घिस चुका परिवार मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक की शरण में पहुंचा।
पीड़िता ने बताया कि पिछले वर्ष अप्रैल माह में जब वह घर में अकेली थी, तब देवी सिंह नाम का युवक उसके घर आया और जबरन कार में बिठाया और नशीले पदार्थ पिलाकर कोर्ट ले गया, जहां खाली कागजों पर हस्ताक्षर भी करवा लिए। उसके बाद मदार गांव में एक खाली मकान पर ले जाकर उसे कैद कर लिया। देवी सिंह पीड़िता के साथ रोज मारपीट करता और कई बार बलात्कार भी किया। आरोपी ने पीड़िता को 3 दिन तक मदार गांव में रखा और बाद में ईसवाल के पास एक गांव में ले जाकर रखा, जहां देवी सिंह रोजाना मारपीट और दुष्कर्म करता रहा। करीब 1.5 वर्ष बाद पीड़िता जैसे तैसे खुद को आरोपी की चुंगल से छुड़ाकर फरार होने में सफल रही और पिछले महीने ही अपने घर पहुंची और पूरा घटनाक्रम माता पिता को बताया। बाद में परिजनों ने सुखेर थाने में मामला दर्ज भी कराया, लेकिन करीब 1 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस की तरफ से कोई राहत नहीं मिलने पर मंगलवार को पीड़िता अपने माता पिता के साथ उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक की शरण में पहुंची और न्याय की गुहार करते हुए जांच अधिकारी बदलने की मांग की है। 10/4/2019 को मैं अपने घर पे अकेली थी। मेरे घर पे कोई नहीं था। तब देवी सिंह, शंकर सिंह, चतर सिंह, मोहिनी बाई और पुष्पा, ये सारे लोग एक कार लेकर आए थे और उसमें मुझे ज़बरदस्ती बिठा कर लेके गए और मुझे कुछ पिलाया, जिससे मुझे चक्कर आने लग गए और मेरा जी घबराने लगा। और मुझे कोर्ट के बाहर लेकर आए और खाली कागजों पे साइन करवाया और फिर मुझे वापस मदार गांव में लेकर गए एक घर में, वहाँ मुझे बंद कर दिया। और देवी सिंह मेरे साथ रोज़ ज़बरदस्ती मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ मारपीट करता था और मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरे बलात्कार करता था। और 3 दिन बाद वो मुझे ईसवाल के पास एक मंदाड़ा गांव में लेकर गया और वहाँ मेरे साथ मारपीट की और मेरे साथ ज़बरदस्ती उसके साथ फ़ोटो खिंचवाए और वापस मुझे उसी घर में लाके बंद कर दिया। और फिर 1 महीने बाद मुझे यहाँ टाउन हॉल में लेकर आए। टाउन हॉल में एक बड़ी बिल्डिंग में लेकर गए, वहाँ पे भी मुझे खाली कागजों पे साइन करवाए और मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाया और फिर वहाँ से मुझे उसी घर में लेकर चले गए और बंद कर दिया उसी घर में। फिर मेरे साथ आप वहाँ से कितनी तारीख को फ्री हुए थे, मतलब कितनी तारीख को वहाँ से उनकी चुंगल से फ्री? 25/8/2020 को। पहले से नहीं जानती हूँ। तो आपके घर कैसे आए? वो समाज के हिसाब से वो जानते थे। यूँ तो रिपोर्ट लिखाई थाने में लिखाई 25। सर मैं एसपी ऑफिस आई थी 25/8/2020 को। तब से मैं अभी तक उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वो मुझे आज सर मैं एसपी साहब से कहने आई हूँ कि वो रोज़ मुझे धमकी देता है, आके जाता है कि तेरे पुलिस वालों ने हमारे साथ क्या कर लिया, हमें तेरे रिपोर्ट दर्ज करवाई तो क्या कर लिया, हम तुझे वापस लेके चले जाएंगे अगर वो इस तरीके से धमकी देता है। विगत 1.5 वर्ष पूर्व एक लड़की है जिनके परिजन मेरे पास आए थे। एक 1.5 वर्ष पूर्व एक देवी सिंह और उसके परिजन इसको लेके चले गए थे, घर पे आए और इसको जबरन गाड़ी में डालकर ले गए थे, जिसका मुकदमा अभी 25/8 को ये बच्ची उसके चुंगल से छूट के आई। उसके बाद श्रीमान एसपी साहब को हमने रिपोर्ट दी, जिस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए श्रीमान एसपी साहब के निर्देश के अनुसार सुकेर थाना में प्रकरण दर्ज हुआ। 376, 363 में दर्ज हुआ। उसके बाद अनुसंधान अधिकारी द्वारा आज 1 महीना पूर्ण हो गया। बार बार कहने पर जाने के बाद में इस महिला के बयान कराए गए। बयान कराने के बाद में भी आज 15 से 20 दिन हो गए हैं और मात्र टालम टोली करके या जैसा भी करके इस प्रकरण का निस्तारण नहीं करना चाहते हैं। अभियुक्त से मिलीभगत करके इस प्रार्थिया के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं कर रहे हैं। हमने आज एसपी साहब को पुनः ज्ञापन दिया है कि किसी उच्च अधिकारी से इसकी निष्पक्ष जाँच कराई जाए। प्रार्थया व उसका परिवार काफ़ी डरा और सहमा हुआ है और आज श्रीमान को हमने ज्ञापन दिया है और इसका उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे भी न्यायालय की शरण लेंगे। अहमदाबाद की रहने वाली ईशानी खानचंदानी पारिवारिक झगड़े के चलते अपने 3 वर्षीय बेटे से दूर हो गई है। पति पत्नी के बीच हुए झगड़े का खामियाजा पूरे परिवार के साथ मासूम भी भुगत रहा है। मूलतः अहमदाबाद की रहने वाली ईशानी खानचंदानी का विवाह साल 2018 में उदयपुर के सेक्टर 14 निवासी हरीश खानचंदानी के साथ हुआ था, लेकिन आपसी मतभेद के चलते ससुराल वाले तलाक चाहते हैं। एसपी की शरण में पहुंची ईशानी ने बताया कि कुछ समय पूर्व पति से झगड़ा होने पर ससुराल वालों में उसे अहमदाबाद अपने पिता के घर जाने को कह दिया और 3 वर्षीय मासूम से दूर कर दिया। काफी मन्नतें करने पर भी पति और ससुराल वाले बेटे से नहीं मिलने दे रहे हैं। ऐसे में बेटे को पाने के लिए सवीना थाने में भी परिवाद दायर कराया गया है, लेकिन कोई हल नहीं निकलने के कारण मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। वहीं अधिवक्ता हरीश पालीवाल ने बताया कि कोरोना काल में राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार भी संक्रमण से बचने के लिए दूध मुहे बच्चे के लिए मां का सानिध्य होना आवश्यक है।
ऐसे में मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए भी ससुराल वालों को बेटा मां के सुपुर्द करना चाहिए। यदि पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं करेगा तो बाल कल्याण समिति और माननीय कोर्ट का सहारा लेकर मां को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मेरे पति हरीश खान चंदानी, हम दोनों के बीच में कुछ अनबन हुई थी, जिसके कारण उन्होंने बोला कि तू अहमदाबाद जा। अहमदाबाद गई, मेरा बच्चा मुझे नहीं दिया, मैं अहमदाबाद गई। उसके बाद उसने कहा मैं बड़ौदा जाऊंगा। मेरे हस्बैंड बड़ौदा जॉब करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं बड़ौदा लेते हुए जाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा मैं बच्चा नहीं लेके आऊँगा। तो बच्चा मेरी सास को यहाँ पे दे के गए, मेरी ननंद और मेरे सास को यहाँ पे। उसके बाद वो बड़ौदा चले गए, मुझे लेके नहीं गए। उसके बाद मैं यहाँ पे 40 दिन से आई हुई हूँ और मैं मेरी सास को घर गई, वो ना मुझे मेरे बच्चे को हाथ लगाने दे रही है, ना मुझे मिलने दे रही है, ना मुझसे बात कराने दे रही है। मेरा बच्चा 2.5 साल का है। मैंने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन कराई है इसके खिलाफ। मुझे मेरा बच्चा दिला दीजिए। 8 अप्रैल 2017। अरेंज मैरिज। अभी आप पति के साथ नहीं रहते? नहीं, अभी यहाँ पे रही हुई। हाँ, वो सब पर्सनल इशू के लिए। उसमें बच्चे को क्या दोष है? एक माँ को अलग किया जा रहा है बच्चे से। वो पर्सनल इश्यूज़ हैं हमारे बीच में। सर, वो 7 अगस्त को मैं यहाँ से गई हुई हूँ, तब से मुझे बच्चे से मिलने ना दिया है, ना बात करा रहे ना। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी हमको डाइवोर्स चाहिए। ये जो प्रार्थिया है ये ईशानी खान चंदानी है, मूलतः अहमदाबाद की निवासी। इसकी उदयपुर में सेक्टर 14 में शादी हुई, अरेंज मैरिज हुई है और उसके बाद इसका एक बच्चा है। इनका पति जो है हरीश खान चंदानी, वो बड़ौदा में नौकरी करता है। पति पत्नी के बीच में कोई मनमुटाव चल रहा। इस मनमुटाव के चलते पति ने इसका बच्चा छीनकर अपनी सास और जो ननदे हैं उदयपुर में, जो सेक्टर 14 में निवास रहते हैं, उनको दे दिया है। और पिछले 40 दिनों से पति उनको वो आज बच्चा लाऊं, कल लाऊं, दे रहा हूं करके चक्कर दे रहा है। और इसके चलते ये पिछले 40 दिन से उदयपुर में रहकर अपने नाबालिग अबोध जो नवजात बच्चा है 2-2.5 साल का, जिसको जैविक माता की सख्त आवश्यकता है, प्रेम प्यार देखभाल संरक्षण की, और ये जब अपने ससुराल जाती है तो न तो सास इनको अपने बच्चे से मिलने देती है, न उसका देखभाल करने देती, न उसका भरण पोषण करने देती है। और कोरोना के संक्रमण के इस दौर में जब सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए सरकार कह रही है कि नवजात बच्चों को जैविक माँ के पास होना चाहिए, ऐसे में ये माँ अपने नवजात बच्चे के लिए भटक रही है। इनकी तरफ से शुक्रवार को हमने एक परिवार सवीना थाने में भी दिया था, लेकिन सवीना थाने वालों ने जब उनको बुलाया तो वो उस वक्त ये एश्योर करके गए थे कि हम बच्चा लेकर कल आएंगे, और उल्टा इनके खिलाफ कोई शिकायतें उन्होंने की है। तो आज हमने इनको एसपी साहब के सामने पेश किया है और हमने एसपी साहब से कहा है कि संबंधित पुलिस को ये कहे कि वो नवजात बच्चे को जिसका कानूनन राइट जैविक माँ का है, उनको लाकर सुपुर्द कराए। और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन उस नाबालिग बच्चे को रेस्क्यू करेगी और तुरंत माँ को हैंड ओवर करने की कोशिश करेगी। इसके बाद भी अगर पुलिस ऐसा नहीं करती तो फिर हम लोग जो न्यायालय की प्रक्रिया है, बाल कल्याण समिति जो बच्चों के सेक्टर में काम करें, उसके लिए हम अग्रसर होंगे। उम्मीद करते हैं कि पुलिस एसपी साहब ने आज इनकी बात को सुना है और अग्रिम कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। तो आज तक, शाम तक या कल तक इनका बच्चा सुरक्षित रेस्क्यू हो जाएगा और जैविक माता को मिल पाएगा। थैंक यू। संभाग के भिलवाड़ा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कृष्णा हॉस्पिटल ने सांगानेर गांव स्थित महेश भवन में कोविड सेंटर स्थापित किया है। कोविड सेंटर का कृष्णा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर कैलाश काबरा ने फीता काट कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए सीएमएचओ डॉक्टर मुस्ताक खान, एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर प्रकाश शर्मा एवं डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम चावला ने वीडियो कॉलिंग के जरिए सेंटर की गतिविधियों के बारे में जाना एवं डॉक्टर काबरा को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर डॉक्टर काबरा ने बताया कि कोविड सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सभी तरीके की अत्याधुनिक मशीनें जैसे कि वेंटिलेटर, ईसीजी, ऑक्सीजन सिलेंडर इत्यादि 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। कोविड सेंटर में डिलक्स कॉटेज वार्ड और आईसीयू वार्ड और कुल 50 बेड की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर काबरा ने आगे बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 मरीजों का सरकार द्वारा दर निर्धारित की गई है, उसके अनुसार ही उपचार किया जाएगा। हमने आज एक कोविड यूनिट की स्थापना की है जो सांगानेर रोड पे महेश भवन में चालू की है। इसमें 50 बेड की सुविधा दी गई है, जिसमें 30 बेड लगभग सेमी प्राइवेट हैं और बाकी 2 आईसीयू हैं, एक अलग से वार्ड है, सभी एयर कंडीशनड वार्ड हैं एवं टीवी के साथ सुविधा दी है, अटैच्ड लेट बाथ है। ये यूनिट को देखने के लिए हमारी एक टीम डॉक्टर्स की जो है, डॉक्टर मनीष माथुर, डॉक्टर अजय गर्ग,
डॉक्टर पंकज, डॉक्टर राजेश एंड डॉक्टर अजय रुद्राक्ष। ये टीम के 4 मेंबर हैं जो लगातार वहाँ पे सेवाएं देंगे। ऑनलाइन भी डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे। इसमें एक बहुत ही बढ़िया पैनल गठित की गई है जिसमें देश विदेश के कई डॉक्टर्स हैं जो हमको ट्रीटमेंट के लिए जानकारी देते रहेंगे। सीएमएचओ साहब से दी गई ट्रेनिंग, जो सीएमएचओ ऑफिसर दी गई ट्रेनिंग के आधार पे ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को हम सेट किया है और उसी तरह से एक भोजनशाला भी वहाँ स्थापित की गई है। ऑक्सीजन के 50 सिलेंडर वहाँ रखे गए हैं। ये सब चीज़ों को, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम लोग ये इलाज दे रहे हैं वहाँ पे। ये कोविड यूनिट की स्थापना 50 बेड से एक्सपांडेबल है जो 100 बेड तक जा सकती है। थैंक यू। बहुचर्चित आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों ने मंगलवार को फिर राजस्थान हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई है। निवेशकों का यही कहना था कि सोसाइटी संचालकों और सरकार की अनदेखी का खामियाजा आखिर वह क्यों भुगते। कोरोना काल की इस महामारी में जहां पूरा देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, वहीं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के करीब 21 लाख से अधिक निवेशकों को 2.5 सालों से निवेश राशि का भुगतान नहीं हुआ है। सोसाइटी के प्रमोटर मुकेश मोदी और राहुल मोदी द्वारा भी निवेशकों को उनकी राशि लौटाए जाने के संदर्भ में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस स्थिति में परेशान होकर निवेशकों ने राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर रुख किया है। करीब 840 निवेशकों ने संयुक्त रूप से राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ जोधपुर में रीट याचिका चंपालाल बनाम भारत संघ के अनुमान से प्रस्तुत की है। एडवोकेट नरेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा नियमों से परे जाकर आदर्श सोसाइटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया है, जिस कारण भारत देश के 21 लाख निवेशकों के जीवन भर की पूंजी उलझ गई है। वहीं राजस्थान सरकार द्वारा द बैनिंग अनरेगुलेटेड एक्ट प्रदेश भर में लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में केवल राजस्थान राज्य से पंजीकृत सोसाइटियों पर ही कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के मल्टी स्टेट होने से ये कानून कारगर साबित नहीं हो रहा है। यही वजह है कि इस माह राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत ने भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संदर्भ में कार्रवाई करने हेतु वृहद अधिकार की मांग करते हुए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। फिर भी अभी तक तो निवेशकों के हाथ निराशा ही लगी है। इसलिए निवेशकों को मात्र राजस्थान उच्च न्यायालय ही एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है। मामला इस प्रकार का है कि आदर्श सोसाइटी के मामले में 21 लाख निवेशकों को उनकी राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। राजस्थान सरकार ने द बैनिंग अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट भी लागू किया गया, किंतु सबसे बड़ी बात ये है कि द बैनिंग अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट के अंतर्गत उन्हीं सोसाइटी पर कार्रवाई की जा सकती है जो कि स्टेट से रजिस्टर्ड हो, यानी कि राजस्थान राज्य से रजिस्टर्ड हो। इस अवस्था में द बैनिंग अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की जा सक रही है मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर। ऐसे समय में जब डाइवर्स से निवेशकों को उनकी राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो अंततः कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं होने के कारण निवेशकों को हाईकोर्ट की ओर रुख करना पड़ रहा है। आज तारीख को 840 निवेशकों ने मिलकर चंपालाल बनाम भारत संघ के नाम पर एक रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की है, जिसमें कि भारत सरकार सेंट्रल रजिस्ट्रार पार्टी है, SFIO, SOG के अलावा इसमें स्टेट रजिस्ट्रार राजस्थान सरकार के साथ साथ मूल रूप से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रबंधक मंडल के अलावा लिक्विडेटर को भी पक्षकार बनाया गया है। और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुल 5001 निवेशक, जिसमें कि लक्ष्मी नारायण पाटीदार बनाम भारत संघ के 2588 निवेशक, ललित कुमार व्यास बनाम भारत संघ के अंतर्गत 1573 निवेशक और चंपालाल बनाम भारत संघ के अंतर्गत 840 निवेशक, कुल 5001 निवेशकों ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की एकल पीठ में याचिकाएं प्रस्तुत की है और गुहार लगाई है कि उनको न्याय दिया जाए। चूंकि द बैनिंग अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट के अंतर्गत कई निवेशक कंफ्यूज है, लेकिन यहाँ पर खुली बात यह कि मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर किसी भी रूप से कार्रवाई राजस्थान सरकार नहीं कर पा रही है। इस संदर्भ में इसी माह माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत ने भी एक पत्र इस मैटर में केंद्र सरकार को जारी किया है और उनसे ये अधिकार मांगे हैं कि उनको एक वृहद अधिकार प्रदान किया जाए, जिससे कि मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में राजस्थान सरकार भी कार्रवाई कर पाए। किंतु इन चीज़ों को लेकर विगत 2.5 साल से अधिक का समय हो चुका है, सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है और न ही सोसाइटी के प्रमोटर मंडल कुछ करना चाहते हैं। इसको देखकर अब निवेशकों के सामने केवल और केवल एक विकल्प नजर आ रहा है कि हम हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करें। यही कारण है कि अब तक 5001 निवेशकों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर रिट याचिका प्रस्तुत की गई है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन।
क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am Jia Sisodia. Devi Mission Academy is the best academy in the Rajasthan. We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews. बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थ्योरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका सेकंड ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉल इट 9166434612 और 9166434012। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में, ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudapur.com. हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, पीओपी फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017 9829592574। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट,
सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के भिंडर कस्बे को तहसील बनाने में जनता सेना और उनके विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने अथक प्रयास किए थे। बाद में तहसील भवन भी बन गया और इसका शिलान्यास वसुंधरा सरकार द्वारा किया गया था। वहीं इसका लोकार्पण कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया। अब तहसील भवन में कार्यालय का संचालन तो हो रहा है और यहाँ लोकार्पण की पट्टिका भी लगा दी गई है, लेकिन शिलान्यास की पट्टिका नहीं लगी है। शिलान्यास पट्टिका लगाने की मांग को लेकर मंगलवार को जनता सेना के कार्यकर्ता उदयपुर पहुंचे। इस मौके पर जनता सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि तहसील कार्यालय को कई बार अवगत करवाने के बावजूद शिलान्यास पट्टिका नहीं लगाई गई है, जिससे क्षेत्रवासियों में काफी रोष व्याप्त हो गया। अगर समय रहते उनकी मांग को नहीं माना गया तो मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। इस दौरान अंकित चौबिसा, ओम प्रकाश भोई, जितेंद्र साहू सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना आए थे कि विगत जब रणधीर सिंह जी महासाहब विधायक थे तब उनके संघर्षों से भिंडर तहसील खुली। उन्हीं के प्रयासों से उन्होंने वसुंधरा जी से कहकर भिंडर के लिए जमीन अलॉट तहसील के लिए और भवन निर्माण के पैसे अलॉट कराए थे। गौरव यात्रा हुई थी तब श्रीमती वसुंधरा जी सिंधिया द्वारा वह महाराजा रणधीर सिंह भिंडर विधायक साहब द्वारा शिलान्यास किया गया था। कुछ समय बाद जब भवन निर्माण कम्प्लीट हो गया तो कांग्रेस सरकार में 21 सितंबर 2019 को उसकी भवन शिलान्यास कर दिया, उद्घाटन कर दिया गया था। उद्घाटन पट्टिका तो वहाँ लगा दी गई है, परंतु अभी तक वहाँ पर शिलान्यास पट्टिका नहीं लगाई गई है, जिसमें भिंडर के जनता में रोष है और काफ़ी आक्रोश है। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे कि अगर कुछ समय में वो पट्टिका नहीं लगती है तो इसके लिए हम जन आंदोलन करेंगे। कैचमेंट में अच्छी बरसात का दौर सुचारू रहने से झीलों में पानी की आवक जारी है। पिछोला में सिसारमा से पानी की आवक लगातार जारी रहने से स्वरूप सागर पर फिर से रपट चल गई। ऐसे में एक गेट भी खोल दिया गया है। यह पानी आयड़ होता हुआ उदय सागर पहुंच रहा है। इधर फतेह सागर में भी मदार से पानी की आवक हो रही है और इस झील की भी चादर चल पड़ी है। मौसम विभाग की माने तो अभी जिले में बारिश का दौर थमा नहीं है और भी अच्छी बारिश हो सकती है। हालांकि 2 दिन से लेक सिटी में बरसात नहीं हुई है, ऐसे में लोगों को उमस से काफी परेशानी भी हुई। उदयपुर के अंबा माता इलाके में स्थित सुंदर सिंह भंडारी सैटेलाइट हॉस्पिटल में चिकित्सकों की कमी के चलते क्षेत्रवासी परेशान है। मंगलवार को ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सैटेलाइट हॉस्पिटल में फिजिशियन की नियुक्ति जल्द करने की मांग की है। कोविड के इस दौर में सैटेलाइट हॉस्पिटल पर भी मरीजों का भार है। ऐसे में चिकित्सकों की कमी से क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही है। किसान कमेटी के पदाधिकारियों का कहना है कि हॉस्पिटल में सैकड़ों लोग लाभान्वित होते हैं और अति गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीज भी उपचार कराने आते हैं। ऐसे में फिजिशियन की कमी के चलते रोगियों को इधर उधर भटकना पड़ता है। खासकर वैश्विक महामारी के इस दौर में कोविड के मरीज भी आ सकते हैं, जिसके लिए फिजिशियन का होना बहुत जरूरी है। इस मौके पर कमेटी के सद्दाम हुसैन, डॉक्टर धर्मेंद्र राजोरा, शराफत खान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमने अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमान ओपी बुनकर जी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग की कि अम्बा माता स्थित सुंदर सिंह भंडारी सैटेलाइट चिकित्सालय में एक भी फिजिशियन डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई है
और इस कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए गंभीर, अति गंभीर मरीजों की संख्या वहाँ निरंतर बढ़ रही है। उस क्षेत्र में तकरीबन 1.5 लाख लोग, 1 से 1.5 लाख लोग प्रभावित होते हैं, मगर फिजिशियन डॉक्टर का ना होना उदयपुर चिकित्सकों के ऊपर सवालिया प्रश्न खड़ा होता है। तो हमने आज निवेदन किया इनको, एडीएम साहब को, कि वे आरएनटी प्रिंसिपल साहब से निवेदन करके तुरंत प्रभाव से अम्मा माता सैटेलाइट चिकित्सालय में फिजिशियन को नियुक्त कराएं। उदयपुर से सटी बड़गांव पंचायत समिति के आसपास के गांवों में असमय बिजली कटौती और बिजली ट्रिपिंग की परेशानी के चलते मंगलवार को ग्रामीण लोयरा जीएसएस पहुंचे, जहां अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन देने के असमय बिजली कटौती रोकने की मांग की। इस दौरान लोयरा, लखावली, थूर ग्राम पंचायत के लोग शामिल थे, जो बड़गांव भाजपा मंडल अध्यक्ष भोपाल सिंह राणा के नेतृत्व में जीएसएस पहुंचे। श्री राणा ने बताया कि बार बार बिजली कटौती की समस्या से ग्रामीण काफी परेशान हैं। दिन में कई बार बिजली गुल होने से टीवी, पंखे, फ्रिज आदि खराब हो रहे हैं। गर्मी के मौसम और कोरोना काल में लोगों को पहले से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही सभी ने चेतावनी भी दी है कि अगर समस्या का समाधान जल्द ही नहीं हुआ तो जीएसएस के बाहर ही प्रदर्शन करके अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। लोयरा और थूर ग्राम पंचायत दोनों की ओर से सभी लोग बिजली की समस्या, बार बार ट्रिप होना, बार बार लाइट जाना, इस समस्या से परेशान होकर आज हमने जयन साहब जीएसएस खालियों की बगल को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। उसमें हमने बताया कि ये बार बार आप लाइट बंद मत करो, बार बार ये ट्रिप हो रही है, हमारे उपकरण ख़राब हो रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। और मेन जो प्रॉब्लम है, लखावली जो 70% यहाँ की जो बिजली लखावली ग्राम पंचायत में जा रही है, तो लखावली में एक नए जीएसएस के लिए हमने पहले ही प्रयास करके 2 साल पहले एक ज़मीन अलॉट करके दे दी है। तो कृपया उसको जल्द से जल्द चालू करवाया जाए, जिससे वहाँ जो काम कर रहे हैं कोई एक्शन साहब है, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा हर हाल में हाईवे का थोड़ा सा टुकड़ा कोई परमिशन बाकी है, वो आज कल में आ जाएगी और अगली 15 तारीख तक हर हाल में जीएसएस चालू हो जाएगा, ताकि यहाँ का 70% लोड ख़त्म हो जाएगा। 30% में अपन आराम से फिर बिजली मिलेगी अपने को और कई उपकरण वगैरह उठने की समस्या नहीं होगी। यही बात को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। ओके, थैंक यू। पंचायत चुनाव के लिए लाई जा रही करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब की 1325 पेटियां बिलवाड़ा की आबकारी थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान पकड़ ली है। ये शराब एक कंटेनर में हरियाणा से लाई जा रही थी। आबकारी विभाग की टीम को देखकर कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। जिला आबकारी अधिकारी मुकेश देवपुरा ने बताया कि आबकारी आयुक्त जोगाराम जांगिड़ के निर्देश पर बिलवाड़ा बाईपास पर नाकेबंदी करवाई गई थी। तभी मुखबिर से ये सूचना मिली कि नागालैंड नंबर के एक कंटेनर में शराब भरकर लाई जा रही है। विभाग की टीम ने हाईवे पर नागालैंड नंबर के कंटेनर को रुकवाने की कोशिश की तो चालक कंटेनर छोड़कर ही भाग गया। बाद में कंटेनर की तलाशी लेने पर उसमें से विभिन्न ब्रांडों की हरियाणा निर्मित शराब बरामद हुई। कंटेनर में 1325 पेटियां मिली है, जिसका बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए है। ये शराब प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनावों के लिए लाई गई थी। श्रीमान आबकारी आयुक्त जोगाराम जी के निर्देशन में, आदेशों की पालना में श्री राम गोपाल जी हमारे जो अपराधाधिकारी हैं, उन्होंने भिलवाड़ा बाईपास पर एक नागालैंड की ट्रक से लगभग 1325 पेटी अंग्रेजी शराब की, विभिन्न ब्रांड की, जो इसमें उच्च क्वालिटी की श्रेणी की भी है, रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टैग, इस तरह की टोटल 1325 पेटी बरामद की है, जिसकी बाज़ार की वैल्यू लगभग 1 करोड़ रुपए है। ये कहाँ से लाई जा रही थी, कहाँ ले जाई जा रही थी? ये हरियाणा निर्मित है और ड्राइवर अभी इस मौके से फरार हो गया है, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। इसके बारे में नहीं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये कहीं और भी जा सकती थी, परंतु ये पंचायती चुनाव के चलते जिले में और कहीं भी सप्लाई होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर आईएमए सर्विस डॉक्टर्स विंग ने सोमवार को चिकित्सकों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने एडीएम सिटी को चिकित्सा सेवक के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें डीएसएपी का लाभ और एरियर देने, बंद डीपीसी को चालू कर पदोन्नति का लाभ दिलवाने की मांग की। चिकित्सकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन के दौरान आईएमए के जिला अध्यक्ष
डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र सोमानी, डॉक्टर शांतनु टांक मौजूद थे। आईएमए के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर फरियाद मोहम्मद ने कहा कि कोरोना के समय में चिकित्सक 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में चिकित्सकों की लंबित मांगों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालय पर कलेक्टर महोदय द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम और स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम एक ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें सेवारत चिकित्सकों के 2011 और 2017 से लंबित मुद्दों के तहत उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना है। इस कोरोना महामारी में सरकारी चिकित्सक एक कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहा है और इतने ज़्यादा केस होते हुए भी उनकी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है और मृत्यु दर बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि वो जो स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है या स्वास्थ्य कर्मचारी या अधिकारी जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से उन लोगों की अगर सुनवाई समय पर नहीं होगी तो उनको मजबूरन आंदोलन के रास्ते पे अग्रसर होना पड़ेगा। हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसके तहत सन 2017, 18, 19 और 20 की जो पेंडिंग डीएसीपी है उसका लाभ दिलाया जाए। मेडिकल शिक्षा के चिकित्सकों के अनुसार ही हमें सन 2014 से 18 तक के बीच का डीएसीपी का एरियर दिलाया जाए और जो डीपीसी बंद की गई थी 2011 में उस डीपीसी को पुनः चालू कर हमें पदोन्नति का लाभ दिलाया जाए और पीजी कोर्स पूर्ण करने के बाद भी चिकित्सकों को 2-2, 3-3 महीने तक निदेशालय में बैठाए रखते हैं सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए। तो उन ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि जब वो डॉक्टर वहाँ से फ्री हो रहा है तो तुरंत उसको पदस्थापन स्थान पे भेज दिया जाए ताकि फील्ड में डॉक्टर भी उपलब्ध हो सके और 2-2, 3-3 महीने तक उनका वेतन भी वहाँ से दिया जाता है, जो कि अनुचित है। और डॉक्टर परेशान होते हैं, वहाँ धक्के खाते हैं और उससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर जूनियर चिकित्सकों को लगा दिया जाता है। तो हमारी ये मांग है कि RCHO, CMHO, BCMO, डिप्टी डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर के पदों पर वरिष्ठ चिकित्सकों को नियमानुसार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित कर लगाया जाए और ESI के कार्यरत चिकित्सकों को 40 साल से 200 रुपये का भत्ता दिया जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि इसको बढ़ाया जाए और निदेशालय स्तर पर एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल कायम की जाए जिसमें चिकित्सकों की समस्याओं के समाधान के लिए वो सेल काम करे ताकि वो चिकित्सक को बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़े। प्रतिमाह एक कैंप आयोजित किया जाए, उनमें समस्याओं को इकट्ठा करके उनका निराकरण कराया जाए ताकि भ्रष्टाचार की जो संभावना है उसको समाप्त किया जा सके। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना बरपा रहा है लगातार कहर। वैक्सीन से पहले मास्क और डिस्टेंस को ही समझे दवा, सावधानी हटते ही भूखेगा पूरा शहर। 1.5 साल तक बंधक बनाकर दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को नहीं मिला न्याय। बेखौफ घूम रहा है आरोपी, एसपी की शरण में पहुंचा परिवार। दूध मुंहे बच्चे को छीनकर मां को घर से निकाला। ससुराल वालों और पति से इंसाफ दिलाने के लिए दर-बदर भटक रही है पीड़िता। और गुलाबबाग का सुसाइड नोट पढ़कर गमगीन हुई लेक सिटी, खूब कोसा निगम को गलती सुधारने पर डाला जोर। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।